सर। ओके। नमस्कार आप सबको। गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशांत वडेरा हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ सर्जरी, जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी। यहाँ पारस हॉस्पिटल कानपुर में है और गुड़गांव दिल्ली में हम ऑपरेट करते हैं। मैं दिल्ली से हूँ। हम अच्छा। पहले सर गंगाराम हॉस्पिटल में थे और हमें इसका एक्सपीरियंस है सर्जरी में। और हमने डायबिटीज कैसे ठीक होती है, एक जो मोटापे से ग्रस्त लोग होते हैं उनमें हम एक सर्जरी करते हैं, उसे बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। और हम्म। कैसे डायबिटीज ठीक हो जाती है जड़ से, इसकी पहली रिसर्च इंडिया में हमने करी थी 2012 में। इसके अलावा हमें सारे टाइप के लैप्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा जो सर्जरीज होती हैं, पेट और पेट रोग के विशेषज्ञ हैं। और इंक्लूडिंग की थैली के ऑपरेशन के लिए एक पंक्चर से, सिंगल पंक्चर से सर्जरीज और हर्निया सारे टाइप के, वो सब हम दूरबीन से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज हमारा जो टॉपिक है आप सबके लिए कि आंतें जो होती हैं, आंतों के स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देते हुए टॉक रखी गई है, क्योंकि आंतों की और पेट के बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत कॉमन है पूरी देश में, सब लोगों को बहुत तकलीफें हैं। तो सबसे पहले आपको एक समझाना है कि अब बहुत सारी रिसर्च हुई है आंतों के अंदर, आंतों की अंतड़ियों की जो हमारी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम कभी सोचते भी नहीं थे, वो होते कीटाणु, बैक्टीरिया। उसे हम हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारे रहते हैं करोड़ों करोड़ों की मात्रा में। और होता क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। कोई अच्छे कुछ किसी को हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो खाने को पचाने से लेके कुछ विटामिन बनाने के काम में और हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर की बनावट को मेंटेन रखने में काम में आते हैं। और कुछ खराब होते हैं जो कि इंटेस्टाइन्स में छाले और इन्फेक्शन और जिसमें हमें दस्त वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये बैलेंस बॉडी का। तो अगर हमारे बॉडी में अच्छे वाले बैक्टीरिया ज्यादा हैं और खराब वाले बैक्टीरिया कम है, बैलेंस अच्छा है, तो हमारा जो आंत है वो स्वस्थ रहती है। उसके लिए फिर हमारा ओवरऑल पेट भी ठीक रहता है, ना गैस बनती है, ना ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत सारी चीजों में सही रहता है, आपका पाचन सही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीछे करिए, हाँ। तो अब इससे जब आंतड़ियों का कुछ भी अगर खराब होता है, तो अब ये बहुत क्लियर हुआ है कि बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में, खाली पेट की नहीं, पूरे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का गढ़ हब हमारे को पता चल रहा है कि हमारे आंत। और जो हमारा आहार का, खाने से लेके, मुंह से लेके लेटरिन के रास्ते तक, ये जो पूरी हमारे, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो GIT मतलब मुंह से लेके और लेटरिन के रास्ते तक, ये पूरा जो एक बनावट दी है कुदरत ने। तो जैसे आप इस स्लाइड में भी देखेंगे, आगे आपको और डायग्राम में दिखाएंगे कि ये हमारी फूड पाइप या आहार नली होती है, वो मैदे में खुलती है या आमाशय में। वो छोटी आंत में खुलती है, छोटी आंत ऐसे अंदर पैक होती है, और फिर छोटी आंत जाके ऐसे बड़ी आंत में खुलती है, और फिर ये बड़ी आंत नीचे लेटरिन के रास्ते जाती है। तो ये तो सारों का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है, जिसकी वजह से हम खाना पचा पाते हैं, खा पाते हैं, पचा पाते हैं, और उसको खाने में से पोषण लेके जो वेस्ट है वो बना के शरीर से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या है, आंतों के अंदर ये जो बैक्टीरिया हैं, तो ये जो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक तो आजकल आप सब सुनते हैं इम्यूनिटी, कि हर चीज में हम इम्यूनिटी वर्ड देखते हैं। तो क्योंकि जो हमारी आंत होती है, आपको अगर उसका साइज बताएं तो एक एवरेज इंसान के अंदर, अगर हम उसके आहार नली को देखें तो वो लगभग 1.25 फुट की होती है लंबी, 1 से 1.25 फुट के बीच में। उसका जो मैदा होता है, थैली होती है, वो लगभग 3 लीटर तक उसकी कैपेसिटी होती है। उसके बाद जो छोटी आंत आती है, छोटी अंतड़ियों की टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से इंसान के शरीर में लगभग 6 मीटर, 6 मीटर मतलब 20 फुट लंबी छोटी आंत होती है, और उसके आगे लगभग 1.5 मीटर की बड़ी आंत होती है, 1.5 से 2 मीटर की। तो वो इतना लंबा एरिया जब एक एक छोटे पैक करके रखा हुआ है, लेकिन उसका काम इतना है कि उसमें करोड़ों करोड़ों अरब अरब बैक्टीरिया जो है वो हमारी पूरी आंतों की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। उससे इनडायरेक्टली हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाता है।
इनफैक्ट अभी रिसेंट टाइम इसी साल से पता चला है कि बच्चों के अंदर जो फेफड़े की दिक्कत है और निमोनिया होता है छोटे बच्चों से लेके, और स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत बार कोल्ड कॉफ और बार बार हो रहा है, वो पता चल रहा है कि उनकी इंटेस्टाइन्स वीक है, क्योंकि आजकल बच्चों को गलत खाना, नूडल्स और मोमोज और ये सब खिलाने से हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो कम हो गए, गंदे बैक्टीरिया बढ़ गए, बच्चों की अंतड़ियां अच्छी नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को कब्ज रहने लग गई है, और उसको बदहजमी होने लग गई है। जबकि बचपन में तो हम कहते थे कि भाई लोहा भी खा लो तो पचा लेता है बच्चा, लेकिन ये दिक्कतें आ रही तो उस कारण से बाकी प्रॉब्लम भी शरीर में आ रही। ये गट बैक्टीरिया या गट फ्लोरा जिसे बोलते हैं, उसका ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा एक विटामिन बनाना, हार्मोन्स बनाना और इम्यूनिटी को मेंटेन करना। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी, वो फूड पाइप ईसोफेगस बोलते हैं उसे, स्टमक मतलब मैदा, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके अलावा जो हमारा पित्त बनता है, पित्त जो बनता है वो लिवर में बनता है, लिवर से पित्त नीचे आता है, और वो गॉल ब्लैडर जो एक पित्ताशय होता है उसमें थोड़ा सा पित्त स्टोर्ड रहता है गाढ़ा होने के लिए, और वो सारा पित्त नीचे आके, और अग्नाशय जो पैंक्रियास होता है उसका भी जो रस होता है उसके पित्त के साथ मिक्स होके आंतों के अंदर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आप इस डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं, अगर आप सब देख पाते हैं, ये हमारा मुंह है, ये जीभ है। अब यहाँ से देखिए, जैसे हमने बताया 1.5 फुट लंबा हमारी आहार नली है, ये गर्दन से लेके छाती को पार करते हुए पेट के अंदर, पेट की दीवार के अंदर खुल गई। ये हमारा लिवर है, कलेजा, कलेजा बना रहा है पित्त। ये होता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय का काम केवल पित्त को गाढ़ा करने का, उसको बनाने का कुछ काम नहीं है, और ये सारा पित्त ऐसे आंत के अंदर आ जाता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, पहले पेट की थैली जिसे हम मैदा बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, इसका काम है केवल खाने को पीसना, जैसे मिक्सी में आप खाना पीसते हैं, वो चटनी की कंसिस्टेंसी बना देता है और आगे भेजता है। अब ये देखिए कि ये पित्त आया, और ये पैंक्रियास है, ये दोनों का जूस यहाँ आता है, तो यहाँ खाने की डाइजेशन शुरू होती है। इधर खाली पीसने का काम है और तेजाब से उसको गलाने का काम होता है, प्रोटीन के काम। यहाँ से जब खाना पच के इधर पीस के यहाँ आता है छोटी आंत में, इस 6 मीटर के अंदर वो छोटी आंत से सारा पोषण सोक इन हो जाता है, और वो फिल्टरिंग के लिए बाकी लिवर में नस के थ्रू जाता है, और फिर जो इसके छोटी आंत से जो बनता है कंटेंट, वो आगे जाके बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत का काम मेन होता है पानी को वापस सोखना, नहीं तो हमारे शरीर में से ये सारा पानी निकल जाएगा, तो ताकि हमारी लेटरिन जो होती है उसमें इतना पानी वेस्टेज ना हो, तो बड़ी आंत का काम है कि एक्स्ट्रा पानी सोख लेना, और उसको लेटरिन जो मल है वो बाहर निकल जाए। ये हमारा बेसिक बनावट होती है, और ऐसे हमारा ये चलता है। इस सब में गट बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट। ये है हमारा मैदा, जो पेट की थैली, अगर आप देखें कि कितनी मोटी होती है इसकी परत, ये होती है कि इसमें तेजाब रहता है, और ये ऊपर से जो ये देखें जहाँ आहार नली पेट की दीवार में खुलती है, इसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एलईएस। ये एक वैल्व है, एक तरीके का आप समझें, जैसे खाना अगर आप घर में प्याज लहसुन वगैरह पीस रहे हैं मिक्सी में, अगर मिक्सी का ढक्कन कमजोर होगा तो जब प्याज लहसुन पीसने लगेंगे तो लीक करेगा ऊपर, उसी तरीके से अगर ये ढक्कन वैल्व कमजोर है तो पेट का तेजाब और पेट का खाना ऊपर आ सकता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। इसके बारे में भी आपको और बताएंगे। तो ये यहाँ पेट में केवल मैदे ने खाने को पीसा मिक्सी के जैसे, उसमें तेजाब गिरा, खाने को गलाया, और फिर ये छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, जिसमें अब्जॉर्प्शन होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पोषण है उसको वापस हमारी बॉडी सोख लेती है। नेक्स्ट। तो अब आया इंपॉर्टेंट अगेन कि गट माइक्रोबायोटा का क्या रोल है। तो जो गट के बैक्टीरिया हैं ये हमारे पेट के अंदर अलग हैं, हमारी छोटी आंत के अंदर अलग टाइप के हैं, और बड़ी आंत के अंदर अलग टाइप के हैं। ये बहुत एक फाइन एक तरीके का, जैसे ऑर्केस्ट्रा आप देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा में एक बड़ा वो जो पुराने जमाने में बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता था, तो कोई वायलिन बजा रहा है, कोई बड़ा वाला वो ड्रम बजा रहा है, कोई झुनझुने बजा रहे हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है। वैसे तो ये सारे अलग अलग आपको सुनाई देंगे, लेकिन
वो इतने अच्छे तालमेल में जब एक साथ बजते हैं तो आपको वो बहुत अच्छा सुनाई देता है। तो उसी तरीके से ये जो गट बैक्टीरिया है, ये बहुत, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो वो न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स के वजह से इनके अंदर भी चेंजेस आते हैं जो हम खाते हैं और कुछ दवाइयों से। बट ओवरऑल हमारे को दूसरे बेकार वाले और खतरनाक इन्फेक्शन से ये बहुत बचाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, यस। तो ये देखिए कि ये गट माइक्रोबायोम जो है, तो इसको जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को कुदरत ने कुछ दिए थे जब हम छोटे बच्चे रहे होते हैं, माँ के दूध पे होते हैं, तो अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे जैसे हम अपना पोषण लेते हैं तो वो बैक्टीरिया भी चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर एक टाइम के बाद वो हमारे को डाइट के हिसाब से बैलेंस बनाते हैं। तभी आप देखेंगे कि ये जो बैलेंस होता है, आप अपने घरों में जिस शहरों में या जहाँ रहते हैं, तो पानी की वजह से, लोकल खाने की वजह से, आपके घर के अंदर जैसे खाना बनता है, कितना पकता है, कितना क्या है, कितना आप कच्चा खाते हैं, कितना पक्का खाते हैं, जो सब डिसाइड करता है कि अगर आपकी आंतें उस पर सेटल हो गई हैं तो वो बैक्टीरिया की मात्रा आपको सूट करेगी। लेकिन यही चीज अगर आप थोड़ा अपना घर छोड़ के कहीं जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि लोगों का पेट खराब हो गया, खाना, हम बोलेंगे खाना सूट नहीं कर रहा, पानी सूट नहीं कर रहा। होता क्या है, वो पानी अंदर और खाना अंदर जाके आपके बैक्टीरिया को ही चेंज कर देता है। तो बेकार वाले बैक्टीरिया बढ़ गए तो आपका पेट खराब हो जाएगा, कब्जी हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, और पेट फूला फूला सा रहेगा। तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया, तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे, जैसे एक सबसे कॉमन है बैक्टीरियोइड्स। बैक्टीरियोइड्स एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे यहाँ विटामिन बनाते हैं, जैसे थायमीन, फोलेट, B12। ये वाली सारी विटामिन, बायोटिन और राइबोफ्लेविन, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स वाली विटामिन होती हैं। तो ये डाइट में होती हैं, लेकिन हमारा गट बैक्टीरिया भी इसको बनाता है। तो हमारे शरीर के अंदर भगवान जी ने ऐसा कुछ दिया हुआ है कि हम खुद भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे बैक्टीरिया हेल्दी हो। तो बहुत बार आप देखेंगे कि जब किसी का पेट खराब होता है, खाली दस्त में बेचारे के पानी नहीं निकल रहा है, मल निकल रहा है, लेकिन साथ साथ ही गुड बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। उसके बाद वो पेशेंट बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस करता है, चाहे वो हॉस्पिटलाइज ना भी हो, कि अभी हमारे से कुछ नहीं हो रहा ना, उसको उसको छाले भी पड़ जाते हैं मुंह में। लेटरिन तो नीचे से हो रही है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट खराब रहता है, एनर्जी नहीं रहती है। तो ये सारा जो है गट बैक्टीरिया की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट और लाइफस्टाइल जो है, कैसे डाइट में क्या होता है, जो हम खाते हैं, अब जो हम खाएंगे तो वही खुराक है हमारे बैक्टीरिया के लिए भी, तो उस टाइप के बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। अगर आप ज्यादा कोई लोगों को गेहूं नहीं सूट करता, तो वो ज्यादा गेहूं खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, लेकिन राइस खाते हैं तो ठीक रहता है। उसी तरीके से अलग अलग जो हम खाते हैं उससे हमारा आंतों का जो वैरायटी है वो चेंज हो जाती है। इसलिए अगर आप फाइबर, मतलब जैसे सलाद और सब्जियां जो पूरी तरीके से जैसे अन्न भी खाएं तो मोटा कुटा हुआ अन्न खाएं, और प्लांट बेस्ड फूड खाएं, तो उसमें ज्यादा अच्छा बैक्टीरिया का ग्रोथ, अच्छे वाले बैक्टीरिया का हमारे आंतों में होता है। तो उस देखेंगे जो लोग हरी सब्जी और ये सब रेगुलर खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, और कभी कभी पिज्जा बर्गर खा लिया, तो वो लोग को दिक्कत नहीं होती ज्यादा पेट की, वो सब कुछ खा लेते हैं, उनका पेट ठीक रहता है, उनको गैस वैस नहीं बनती, सही से पैखाना होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे, जो लोग पिज्जा बर्गर मोमो आजकल सब लोग खाने लग गए हैं ज्यादा, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सब प्रोसेस फूड है। प्रोसेस फूड का मतलब क्या होता है, जो मेहनत आपके शरीर को करनी थी, आपका शरीर अगर आप आटा खाते हैं तो आटे को छान के उसमें से मैदा ही इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जो आटे के अंदर जो चोकर था, जो फाइबर था, वो हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि हमारे गुड बैक्टीरिया हमारे आंतों में बने रहते हैं, तो हमारी आंतें सही रहती है। लेकिन अगर आप खाली मैदा खाते हैं तो एक तो आपके शरीर ने मेहनत कम करी, तो उससे मोटापा बढ़ जाता है। दूसरा, आपका जो आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो कम बनेंगे, क्योंकि जो चोकर था, जो फाइबर था, उससे बनने से गुड बैक्टीरिया वो कम बनेंगे, तो आपको कब्जी और ये प्रॉब्लम रहेगी, डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो वाइट शुगर खाना सेहत के लिए बिल्कुल बेकार है, उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर एक चीज सब आज बंद कर दें, सफेद चीनी अपनी डाइट में,
तो बहुत अच्छी बात है। सफेद चीनी और सफेद मैदा, ये दो चीजें आप लोग अपने और अपने बच्चों को ना दें। नेचुरल सोर्स लें। शुगर की जगह आप थोड़ा बहुत गुड़ ले सकते हैं, या कभी हनी ले लिया, या फल ले लो, लेकिन फ्रूट, पूरा फ्रूट लेना है, फ्रूट जूस नहीं। तो वो आपको फायदा देगा। फ्रूट जूस में भी यही प्रॉब्लम है। फ्रूट में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फल में जो फाइबर आता है, जो उसका गूदा होता है, उससे अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं। लेकिन आप खाली जूस पियेंगे तो वो खाली आपको फ्रूट जूस आपको शुगर और वो दे रहा है, जो कि अगेन आपके लिए अच्छा नहीं। नेक्स्ट, तो एक ये बीमारी होती है, इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? ये एक तरीके की सूजन आ जाती है आंतों में, और ये नीचे लैट्रिन के रास्ते से शुरू होती है और ये बड़ी आंत के अंदर जाती है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, ये लैट्रिन के रास्ते से सूजन और हुई, लालपन आया, और पूरी आंत तक, बड़ी आंत तक पहुंच जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मल के रास्ते ब्लड भी आ सकता है, बार बार लूज मोशन होते हैं 8 10 15 बार दिन में, और आस्ते आस्ते ऊपर तक फैल जाती है। लॉन्ग टर्म छोड़ने पे इसमें कैंसर भी बनने का रिस्क होता है। इस बीमारी के अंदर जैसा कि क्वेश्चन एक लास्ट में ले लेंगे, प्लीज जो भी क्वेश्चन है नोट कर लीजिए। और उसके मोहम्मद आसिफ जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो जो भी प्रॉब्लम होती है आंतों के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे बीमारियां, वो भी आज पाई गई कि बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस से एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पाया गया, कि जो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड बैक्टीरिया रहते हैं, वो आपकी अंतड़ी को अंदर से हेल्दी रखते हैं। तो अगर वो ही खत्म हो जाते हैं, तो आपके अंदर छाले पड़ जाते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली बड़ी आंत के अंदर छाले पड़ जाते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है, और लॉन्ग टर्म में कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें बड़ी आंत का हिस्सा पूरा ये निकाल के और खराब हिस्से को और फिर जोड़ लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, अब एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सब लोगों को होती है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। मतलब गैस्ट्रो मतलब स्टमक, एंट्राइटिस मतलब आंतों का सूजन। तो ये बहुत कॉमन क्या है कि डायरिया होता है और उल्टी आती है और पेट में मरोड़ पड़ती है 12 से 72 घंटे के बीच में। और यूजली क्या होता है, ये आप बाहर का खाना खाना, गंदा पानी, अभी जैसे बारिशों का सीजन था, लोग इस टाइम पे जाके बाहर गोलगप्पे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, और वो जो जिसको बना रहा है उसका भी हाथ साफ नहीं है। तो ये बहुत सारे वायरसेस, जैसे अब हम कोरोना के बाद सबको पता है कि वायरसेस होते हैं, तो वैसे ही एक टाइप के वायरसेस होते हैं जो खाने में भी आ जाते हैं, साथ में कुछ बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं, जैसे टाइफॉइड वाला बैक्टीरिया है, वो इस सीजन में बढ़ जाता है। तो उससे आपका पेट और आंतों में सूजन आ जाती है, और ज्यादा आपका शरीर जो है सोचता है कि भाई हम इस वायरस को निकाले बाहर, तो वो दस्त और वॉमिटिंग्स करता है कि दोनों तरफ से बाहर निकल जाए किसी तरीके से। तो इसका आप सबने झेला होगा, इसको फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं बहुत लोग कॉमनली। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और ये यूजली 4 5 दिन से एक हफ्ते तक ले सकती है ठीक होने। नेक्स्ट, अब ये एक बीमारी है, अगर आप में से कोई ऐसे हैं लोग जिनको बार बार कुछ भी करें, कभी तो आंतें, कभी पेट फूला हुआ है, कभी जो मरोड़ पड़ रही है, कभी गैस बनती है, कभी तो डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, कभी तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कभी कभी बोथ। ये डॉक्टर साहब, सुबह तो हमें डायरिया होता है, फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या हो गया है। एक दिन और 2 दिन हमें मोशन नहीं होता, फिर ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बेसिकली ये पाया गया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक ये बीमारी जो है, ये एक इसका कारण 100% किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें नंबर वन एक कारण जो आ रहा है कि डिसबायोसिस, मतलब आपकी आंतों के अंदर जो, अंतड़ियों के अंदर जो बैक्टीरिया का संतुलन जो हमने इतनी देर से समझा रहे हैं, वो गड़बड़ा जाए। वो डिसबायोसिस मतलब बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ गया। वो संतुलन बिगड़ने के कारण ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्या आईबीएस बोलते हैं, कि अल्ट्रासाउंड में कोई पथरी नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं आ रहा, पेशेंट बड़े परेशान होते हैं, कोलोनोस्कोपी भी करा लेते हैं, एंडोस्कोपी भी करा लेते हैं, आता नहीं है। लेकिन कॉमनली पाया जाता है वो बैक्टीरिया के। तो इसका इलाज हम करते हैं एक अलग तरीके से, आपका हिस्ट्री लेके और बात करके। वो इसमें टाइम लगता है,
बीमारी को ठीक करने और सेटल करने। बट कुछ बीमारियां हैं ऐसी, बट हाँ उसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका गट बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिसे कब्ज बोलते हैं या सखत लेटरिन या सूखी लेटरिन आना। तो लेटरिन जैसे मैंने आपको बताया, लेटरिन बनती है बड़ी आंत में। जब बड़ी आंत पानी सोख लेती है तो वो लेटरिन सखत बना के और आगे ऐसे लेटरिन बनती है, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और फिर बाहर निकलती है जब हमें सुबह प्रेशर पड़ता है या दिन में जब भी होता है। तो अगर हमारे आंतों में फाइबर कम है, मतलब हमने फाइबर नहीं लिया, तो क्या होगा, बड़ी आंत ने तो पानी खींच लेना है सारा, तो जो लेटरिन बनेगी वो सूखी सूखी बनेगी। उसके उल्टा विपरीत अगर आप फाइबर लेते या इसबगोल लेते, भूसी लेते, तो बड़ी आंत में जब भूसी साथ में रहेगी तो वो अपना पानी सोख के रखेगी, तो इसके साथ पानी और मल मिक्स होके आएगा तो आपकी मोशन नरम आएगी। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इससे इससे खतरनाक दिक्कत क्या है कि इसमें कब्ज होने के कारण सबसे कॉमन चीज जो होती है लोगों को, एक तो बवासीर हो जाता है। बवासीर क्या होता है कि लेटरिन के रास्ते की नली नल वहां से खून आता है जिसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो बवासीर की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। दूसरा होता है कि वो रास्ता चीर देती है, पत्थर एकदम पत्थर जैसी लेटरिन, तो वहाँ छिल जाता है। तो जैसे अगर आपके होंठ के कोने में छिल जाए, आप लेटरिन करिएगा और जैसे ही लेटरिन करने जाएंगे इतना दर्द होगा तो आपको लेटरिन करने से डर लगने लगेगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फिशर। तो इससे और कॉन्स्टिपेशन बुरा हो जाता है, क्योंकि आप डरते हैं तो अंदर पड़ा रहता है लेटरिन, तो और सख्त हो जाती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट, दूसरा इसका विपरीत, डायरिया या दस्त। अब दस्त क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बाहर का कुछ गलत खा लिया है, तो वो जो है बाहर के खाने, गंदे खाने, दूषित खाने से और पीने से हो सकता है। उसके बाद जब ये बैक्टीरिया, गंदे वाले बैक्टीरिया जब हमारे पेट में आते हैं, तो पेट के अंदर तेजाब होता है, वो बैक्टीरिया को तोड़ता है, तो उसमें से जो बैक्टीरिया के अंदर जो जहर होता है जिसे टॉक्सिन बोलते हैं वो निकलता है। अब उसको तो हमारे बॉडी कुछ कर नहीं पा रही है, तो वो पानी ज्यादा निकाल के भी बैक्टीरिया और इसको किसी तरीके से धो डालू बाहर। तो डायरिया में इसलिए नंबर वन चीज जब किसी को दस्त होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है सबके लिए इलेक्ट्रॉल लेना। अगर आप डायबिटिक नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉल का पाउडर का सेवन करना चाहिए। एक पैकेट 1 लीटर में घोल के दिन में चाहे 2 पियो या 3 पियो, सबसे पहले ये करना है। सीधा जाके कभी भी लोग जो है गांव में छोटे मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, दस्त हो रहे दवाई दे दो, वो आपको एक दवाई दे देंगे इमोडियम 4 मिलीग्राम की गोली या रेस, वो नहीं लेनी है शुरू में। आप ये सब समझिए कि आपका शरीर जो है वो इन्फेक्शन, जो अंदर कीटाणु है उसको बाहर निकालना चाह रहा है, लैट्रिन के रास्ते या मुंह के रास्ते, लेकिन आपका काम है उसको सपोर्ट देना। तो सबसे पहले आपको पानी और इलेक्ट्रॉल पीना है ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो जाए। हम हमेशा पेशेंट से एक चीज पूछते हैं, पेशाब आ रहा है तुम्हें ठीक से? हाँ डॉक्टर साहब आ रहा है। तो हम कहते हैं फिर घबराओ मत। अगर आपको सुबह से 10 बार लेटरिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पानी अच्छे से पीते जाइए और इलेक्ट्रॉल लेते जाइए। उसके बाद जब इसमें 4 5 6 बार हो गई, 8 बार हो गई है और बिल्कुल पानी जैसी लेटरिन आ रही है, अब मोशन नहीं आ रहा, पहले मल आएगा जिसमें स्मेल आती है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो गया, तो आपको उसके बाद एंटीबायोटिक और इसका कोर्स करना चाहिए, जो कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आपको सही एंटीबायोटिक बताएं तो कम से कम 5 दिन लीजिएगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉल पीते जाइएगा, गैस की गोली देंगे तो उससे सेटल हो जाए। ये सही तरीका है। शुरू में एकदम से लेटिन को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो और ज्यादा नुकसान होगा। वो आते हैं जो अंदर जो कीटाणु के अंदर ही चिपके रह जाएंगे तो और ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। मतलब तेजाब, जो मैंने आपको बताया कि तेजाब आपके पेट में बनता है, आमाशय में। और अगर ये देखिए वैल्व ऐसे बंद होना चाहिए, मिक्सी का ढक्कन, लेकिन अगर ये मिक्सी का ढक्कन लूज है तो जब आप खाना पचने के लिए पेट दबेगा तो खाने के साथ साथ ऊपर खट्टा पानी जो तेजाब होता है वो ऊपर आएगा। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों को ये समझ ही नहीं आती। लोग कहते हैं एसिडिटी एसिडिटी करते हैं, ये होता है रिफ्लक्स। मतलब वापस उसका फ्लो, बैक फ्लो आना, तो तेजाब का बाटा वापस ऊपर आता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी आहार नली होती है, आहार नली अंदर से बिल्कुल नरम होती है, उसका यहाँ पर तेजाब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेजाब से वो जल जाती है। और लॉन्ग टाइम इसको छोड़ने से आहार नली में छाले पड़ते पड़ते लॉन्ग टाइम इसमें कैंसर हो जाता है।
और आहार नली का कैंसर हो जाए तो बहुत, वही सारे बहुत खराब कैंसर माना जाता है वो। तो उसके लिए पूरी सर्जरी, बड़ी सर्जरी लगती है और बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको ये, आप यंग हैं और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है कि हफ्ते में 2 बार कम से कम सर आपको सर तेजाब ज्यादा बनता है और मुंह में आता है खट्टा खट्टा पानी, तो आपको हमें मिलना चाहिए। क्योंकि इसकी इलाज, अगर आप यंग हैं, 65 साल से उम्र में कम है, तो इसका एक बहुत सरल ऑपरेशन होता है, दूरबीन से ऑपरेशन होता है। उससे आपकी ये बनावट वापस रिपेयर करते हैं और फिर आपको इससे पूरी तरीके से निजात मिल जाता है। फिर आप सालों, मतलब पूरे जिंदगी भर ठीक चलता है आपका काम। ना आपको फालतू की दवाइयाँ खानी, क्योंकि लोग एसिडिटी की दवाइयाँ ज्यादा खाते हैं तो उससे फिर गुर्दे में पथरियां बन जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि वो भी, आप समझ सकते हैं कि तेजाब भी जरूरी है वो आंतों के बैक्टीरिया के लिए। अगर आप तेजाब ही नहीं बनेगा तो यहाँ से ही बैक्टीरिया चेंज होने लग जाएंगे, तो नीचे तक पूरे चेंज, तो कॉन्स्टिपेशन बन जाएगा, फिर कब्जी हो जाती है, किसी का पेट खराब हो जाता है। तो ये पूरा बैलेंस चाहिए हमें, तो हमें तेजाब भी चाहिए, लेकिन तेजाब केवल पेट में चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। तो अगर ये मिक्सी का ढक्कन खराब है तो आपको उसको रिपेयर कराना चाहिए। बस एक बहुत साधारण एग्जाम्पल आपको समझाना है। तो ये बहुत रिपेयर करने के लिए बीमारी है जो सर, बहुत क्योरेबल है। मुजीब रहमान जी, आपसे आप जो डाउट है हम लास्ट में आंसर सब करेंगे, आप नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये गैस्ट्रिक, या यही जो एसिडिटी जो लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक अटैक, गैस्ट्राइटिस का वही होता है कि भाई आपके पेट में सूजन आ जाती, कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है, दर्द होता है, भूख नहीं लगती, मुंह में खट्टा खट पानी आने की वजह से बदबू भी आती है मुंह से, और पेट फूला फूला रहता है, कभी उल्टी हो जाती है, और साथ साथ डायरिया हो जाता है बार बार, क्योंकि आपका सारा बैक्टीरिया सिस्टम चेंज हो चुका है, जैसे हमने बताया पेट फूलना, ये सब गैस्ट्रिक अटैक बोल दीजिए इसको, गैस्ट्राइटिस बोल दीजिए, गैस्ट्रोट्राइटिस बोल दीजिए, सब एक ही है। और इसमें कॉमन किन में पाया जाता है, ये जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं उनसे हो जाता है। अगर आप खाना 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 बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, आप समय लेके नहीं खाते हैं, उनमें हो जाता है। तो इसमें गैस्ट्रिक अल्सर का हमारे ट्रेडिशनल एक चीज थी, हरी वरी करी। जो लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं सारा दिन, उसके बाद नींद पूरी नहीं होती, टेंशन में रहते हैं, उनमें तेजाबी ज्यादा होती है, अल्सर ज्यादा बनते हैं। और जो ज्यादा स्पाइसी खाना, मिर्च मसाले, तले हुए और अच्छे वाले फूड नहीं खाते हैं, उनमें गैस्ट्रिक अल्सर और ये बढ़ जाता है। चाय कॉफी के साथ भी इसका लिंकेज है, लेकिन अगर अगर आप मात्रा में, सही मात्रा में 2 से 3 कप भी पी रहे हैं दिन में, लेकिन आप पानी अच्छा पीते हैं, खाने की मात्रा आपकी ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाय के और कॉफी के साथ जो अंदर गलत चीज आती है वो होती है चीनी। चीनी से बचना जरूरी है। नेक्स्ट। तो गैस्ट्रिक, अब हम आएंगे कि एक खतरनाक बीमारी जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक कैंसर। अब आप सोचें कि अगर आपके जैसे लोग मुंह में खैनी गुटखा दबाते हैं, तो जैसे हमारे गाल के अंदर की लाइनिंग एकदम नरम होती है, खैनी गुटखा रगड़ कर कर करके उसको सुखा के सख्त कर देते हैं और फिर उसमें कैंसर बन जाता है। तो उसी तरीके से हमारे पेट बाहर है, इतनी प्रॉब्लम होती हैं, तेजाबी ज्यादा बच रही है, पेट फूल जाता है, उसमें सबसे पहले यही चीजें, लक्षण कैंसर में भी सिमिलर लक्षण होते हैं। ये क्योंकि कैंसर बना क्यों, क्योंकि तेजाब ज्यादा था और पेट के अंदर की जो लाइनिंग थी वो छिल गई, और उसको बार बार इरिटेट करके, बार बार उसको तेजाब का असर आके उसमें वो फूल फूल के कैंसर जैसे बन जाता है, कैंसर की गांठ बन जाती है। तो सबसे अच्छे सिम्टम्स, जैसे हमने कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कि सीने में जलन होती है, जो मुंह में तेजाब आने लगेगा, पेट फूलने लग जाता है, जी मचलाता है, साथ में भूख कम हो जाती है। पेट खाली है लेकिन आपकी भूख, तो कैंसर की वजह से भूख भी कम हो जाती है, और खाना पचता नहीं है, पेट में दर्द रहता है, एक बोलते हैं कि छाती के नीचे बस डॉक्टर सारा दिन एक दर्द ऐसा रहता है, गड़ रहा है पेट, और वजन घट रहा है। कोई लोग कहेंगे डॉक्टर साहब हम तो खाते भी हैं, हम तो कोशिश भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा तो पिछले 6 महीने में 10 किलो वजन घट गया है, और हमारा आप ऐसे ऐसे हो, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर हो या गैस्ट्राइटिस हो। बट सीधा कैंसर सोच के टेंशन लेने की नहीं है। इनमें से कोई भी लक्षण हो, प्लीज अपने अच्छे डॉक्टर्स को मिले। आप हमारे पास यहाँ, आप गोरखपुर से हैं तो कानपुर आ सकते हैं, पारस हॉस्पिटल में हम आपको यहाँ पर पूरा एंडोस्कोपी से लेके सारी सुविधाएं हैं, तो हम आपको आराम से पूरा एवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही, बायोप्सी सब
एंडोस्कोपिकली हो जाता है, बट इसको निग्लेक्ट नहीं करना, देरी नहीं करनी। अगर आप सही टाइम पे बीमारी पकड़ लेते हैं तो आपके शरीर के ऊपर असर, डैमेज नहीं कर पाती ज्यादा, और आप ही का शरीर सही रहता है। नेक्स्ट, तो बेसिक एक चीज हमेशा, आप जो हम वापस हमारे पूर्वजों की तरफ घूम फिर के वापस पूरा चक्र ही आ रही है कि खाना तब खाइए जब भूख लगती है। लोगों ने हमारे यहाँ 200 साल अंग्रेज रह के गए, अंग्रेजों ने बोला टाइम देख के खाओ, वो गलत है। उन्होंने अपना टाइम सेट किया, क्योंकि विदेश में, इंग्लैंड में आप जाइएगा तो कभी कभी तो जब हम गर्मियों के दिनों में रात को 10 बजे तक सूरज चमकता है, और हम भी गए हैं इतनी बार, तो हम देखते हैं कि समर्स में जाओ तो लगता है रात को 10 बजे सूरज चमक रहा हो। वही अगर आप अभी चले जाएंगे अक्टूबर के बाद, तो शाम को 3 बजे आपको अंधेरा मिलने लग जाएगा, 4 बजे ऐसा लगेगा घूप अंधेरा हो गया। तो वो लोग के पास दिन और रात और दोपहर इतना सही पता नहीं चलता था, सारा दिन वहाँ बादल रहते थे। तो उन्होंने कहा भाई घड़ी देखो, घड़ी देख के, टाइम देख के खाना खाओ। तो ये अंग्रेजों ने कॉन्सेप्ट करा था, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी। नेक्स्ट, अब रोल ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रेगुलर वॉकिंग वॉकिंग कर लीजिए, स्पोर्ट्स कुछ भी जो अच्छा लगता है, डांस कर लीजिए, योगा कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, कुछ एक एक अच्छा एक बैलेंस बना के रखिए अपने लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालें, और एक बैलेंस लो फैट डाइट, अच्छे फैट खाएं। एक और बहुत जो खतरनाक चीज जो अभी सब जगह फैली हुई है, ये अमेरिका और कंट्रीज ने, ये बीजों से जो सीड ऑयल्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल और राइस ऑयल, ये सब ऑयल्स नहीं खाने चाहिए। हमारे लिए जो हमारे देसी जो ऑयल्स और घी है वो सबसे अच्छा है। आप एक आइडिया देंगे कि जिस चीज से, बीज से आप कोल्हू में डाल के पीसें और उसका तेल निकल जाए, वो चीज आपके लिए अच्छी है। मतलब मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, जैसे जैतून आता है, ऑलिव ऑयल, वो अच्छा है। आप अ, और ये बटर यूज कर सकते हैं, मक्खन, ताजा मक्खन अपना निकाल के, घी इस्तेमाल करें। घी बहुत अच्छी चीज है, कम मात्रा में लें लेकिन अच्छा ऑयल लें, उससे भी आपके पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के बनते हैं। साथ में फ्रूट्स अच्छे से खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और होल ग्रेन, मोटा कुटा हुआ अनाज खाएं, वो आपके लिए बेटर रहता है। और फालतू के जो गंदे वाले ऑयल, शुगर और ये कम करें, तो आपके लिए, आंतों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया, फाइबर क्या है कि जो जो गूदा होता है, जो 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 सलाद होता है या फ्रूट में जो जो गूदा बचता है, वो फाइबर होता है। वो हमारे बॉडी उसको पचा नहीं सकती, लेकिन वो हमारी बड़ी आंत तक पहुंचता है, तो वो अ, उसमें पानी सोख लेता है। साथ में इस फाइबर से ही बैक्टीरिया को पोषण मिलता है, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया, उसी से अच्छा रहता है, तो उसी से काम हमारा बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो अभी एक आते हैं प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। ये कुछ केमिकल्स जो ये बैक्टीरिया के लिए ही पोषण है, तो इससे बैक्टीरिया बनने में, एक होता है प्रीबायोटिक, मतलब जिससे बैक्टीरिया बनता है। प्रोबायोटिक ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हम बाहर से देते हैं। तो अगर आप फाइबर अच्छा लेते हैं और अच्छी खाने में पोषण ठीक रखते हैं, वो प्रीबायोटिक्स पे काम करता है। प्रोबायोटिक्स में जैसे दही होता है, दही के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है, ताज़ा बना हुआ घर का दही, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो फायदा देगा। नेक्स्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बताया, पानी। पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पानी पीते हैं तो एक आध तरीके से आपका पेट पूरा साफ करता है, आंतों के से लेके पूरे नीचे रास्ते तक। उसके अलावा हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल, 70% पानी से बनी, तो उनके लिए जरूरी है। हमारे जोड़ों के लिए जो हमें मॉइस्चराइजर चाहिए, लिक्विड चाहिए, वो कुशंस चाहिए, वो पानी से आता है। स्किन ग्लो करती है पानी से, थकावट कम होती है अगर आप पानी पूरा पिए, वजन कम करने में हेल्प करता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज करिए,
टॉलरेट कर सकते हैं, आधा घंटा दिन में कम से कम निकाल लें अपने लिए। वॉक करिए, डांस करिए, स्विमिंग करिए, आधे जितना कम से कम। आपको शरीर को ऐसा नहीं करना है कि हम माँ बाप के थक के बेहोश हैं, लेकिन आस्ते आस्ते शुरू करिए। यार गाँव में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर मोटा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, जो पहले नहीं होता था, जो पहले कुछ काम करते थे। अब जो हो गया है, सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया है, ट्रैक्टर्स आ गए, सब कुछ आ गए, और लेबर भी मिलने लग गई लोगों को, तो खुद काम करना कम हो चुका है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखें। नेक्स्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नींद। आज के जमाने में जब से बीमारी आई है जिसका नाम है मोबाइल, सब लोगों की नींद खराब हो गई है। जियो ने और कुछ सस्ता किया ना हो, इंटरनेट सस्ता करके सबको इंटरनेट के नशे की आदत डाल दी है कि आज बिना फोन के ना लोग उठते हैं ना सोते हैं ठीक से। रात रात को टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पे सीरीज देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो ये गलत है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए, आपके ब्रेन की जरूरत है। तो एक टाइम बना लीजिए कि हम रात को 10 बजे या 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक फोन नहीं छोड़ेंगे। आपको प्रॉपर नींद की आवश्यकता है, उससे भी आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होंगे, आंतों के लिए और डाइजेशन के लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट। आई होप आप सबको ये टॉक अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एक करके। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ, क्या नाम? जी शुगर से बहुत हम परेशान है। शुगर क्या हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता सर जी? हो सकता है। अगर आपका वेट कितना है? मेरा वेट है 62 kg। 62 किलो। तो जी। ऐसा होता है, देखिए कोई कोई शुगर्स का तो इलाज होता है जो कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन कोई कोई शुगर, जैसे उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी 45। तो अभी तो बहुत यंग है आप। तो 45 की उम्र में अगर डायबिटीज हो गई और वेट ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि आपके जो अग्नाशय के अंदर जो मीटिंग चल रही है ना, बनाने वाली आवाज क्या है ज्यादा। ग्रंथियां हैं वही कमजोर हो चुकी हैं। तो शुगर अब सर एक ऐसी बीमारी है कि उसका इलाज नहीं, उसका कंट्रोल होता है। अगर आप अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि गोली खा के और अपनी डाइट पे कंट्रोल रख के आप शुगर को कंट्रोल करिए, आप पूरी जिंदगी आराम से अगले 50 साल आप आराम से जिएंगे, आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है जी ना? सर। जी सर। शुगर का लेकिन कंट्रोल ज्यादा जरूरी है। ये शुगर की दिमाग वजह से सर जी ना, शुगर की वजह से लिवर में फैटी हो चुका था, तो उसका वही इलाज। तो, वो लिवर में फैट इसलिए होता है क्योंकि आपकी शुगर बढ़े रहती है। अगर आप सही से दवाई लेंगे, शुगर को जी। कंट्रोल में रखेंगे, फाइबर अपनी मात्रा बढ़ाएंगे, मीठा जी। बंद कर दीजिए, सफेद चीजें बंद कर दीजिए, सफेद चीनी, सफेद मैदा, है ना, सफेद सफेद जो भी सफेद चीजें हैं, वो नहीं खानी है आपको। सफेद चावल, जी सफेद सर। सफेद चीजें नहीं खानी है, नंबर 1। और अपना शुगर को बहुत टाइटली कंट्रोल, ग्लूकोमीटर लेके दिन में 6 बार शुगर नापिए, खाने से पहले, 2 घंटे बाद, और कम से कम हफ्ता 10 दिन ऐसे करके। और फिर आप जी। एक अपने अच्छे डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को मिलिए या इंटरनल मेडिसिन को मिलिए, और आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करवाइए। लोग बहुत बार ये आयुर्वेदा और होम्योपैथी और ये क्या क्या दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो एलोपैथ की लेते हैं सर दवा। हाँ, तो वो आपको एलोपैथ। एडजस्ट करानी पड़ेगी। तो तो किससे मिलना पड़ेगा? डायबिटीज के डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा, नहीं तो आप हमारे यहाँ पारस हॉस्पिटल कानपुर आ जाइए। यहाँ पे आपका पूरे बॉडी के चेकअप होगा, हार्ट वार्ट का सब चेकअप करा के, और उसके बाद आपके लिए जो बेस्ट दवाइयाँ हम कर देंगे, उसमें टेंशन ही नहीं। खर्चा कितना पड़ेगा सर जी? वो आपको आके देखना पड़ेगा, ऐसे बताना संभव नहीं। हेल्थ कार्ड का कोई वहाँ हो सकता है? हेल्थ कार्ड के लिए कौन सा हेल्थ कार्ड? हेल्थ कार्ड जो मोदी यूपी सरकार निकाली है, हेल्थ कार्ड जो निकाली है, उससे इलाज पीएम हो सकता फंड का वो अभी हमारे यहाँ पर वैसे भी ऑफर चल रहे हैं, तो आप आ सकते हैं डायबिटीज के हेल्थ के लिए। पारस हॉस्पिटल का बहुत अच्छा ऑफर है, जिसमें काफी सारे टेस्ट वगैरह आपके काफी कम प्राइस में हो रहे हैं। तो 4-5 हज़ार रुपए में आपके पूरे बॉडी का चेकअप, इको वीको सब कुछ हो जाएगा। तो वो है? काफी अच्छा पैकेज है, जिसमें आपके हार्ट का भी पूरा इवेल्युएशन हो जाएगा। जी सर, ठीक है। हेलो। यस। हेलो। हाँ जी, मोहम्मद शफी जी बोलिए। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ, सर। मैं
पाऊंगा, 1 मिनट मैं जरा हेलो। वीडियो ऑफ करूंगा, आप मेरे को सुन पाएंगे। हाँ मोहम्मद शफी जी बोलते रहिए, बोलिए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मेरा एक हाँ बच्चा है 9 साल का, अनस नाम का। ठीक है। तो उसके पेट में दर्द उठता है एकदम, कुछ जैसे गुल्ला उठता है और फिर शांति हो जाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से, आखिर क्यों हो रहा है। एक मिनट हेलो। दीजिए। बस बस सफी जी, बस 1 मिनट रुकिए। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब लेफ्ट हो गए। एक बार सुषमा या साथी, आप एक बार कॉल कर लीजिए डॉक्टर को, है ना? मुझे लग रहा है वो लेफ्ट हो गए। हाँ सर, वो कुछ टाइम मांगे हैं, जस्ट अभी शायद आप लोग नहीं सुना, वो जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। सफी जी, आप अभी जुड़े रहिए, अभी बस डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद अपना सवाल करते रहिएगा जो भी रहता है। क्षमा करें, हमारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आई थी। वो मोहम्मद शफी जी, आप हमें देख सकते हैं? आप आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, शायद वो नहीं सुन पा रहे हाँ आपकी वजह मोहम्मद शफी जी, क्वेश्चन था आपका, ले लीजिए क्वेश्चन, बताइए। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर बच्चा है मेरा 9 साल का, उसके पेट में दर्द हाँ, उठता है, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या आखिर दिक्कत है। नहीं तो उसको आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है पेट कुछ? में उसके दर्द उठता है, जैसे गुल्ला उठा हुआ है बस। हाँ, हाँ सर, आज अल्ट्रासाउंड में करा के लाया, हर चीज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हो सकता है उसको एक सीटी स्कैन की जरूरत पड़े, क्योंकि अंतड़ियों के अंदर को अगर देखना है तो खाली अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है। अल्ट्रासाउंड से पथरी वगैरह के बारे में ज्यादा अच्छा पता चलता है। आंतों के बारे में अगर जानना है तो सीटी स्कैन करना चाहिए। अच्छा। सीटी स्कैन कराएंगे तो उससे और अच्छा समझ आ सकता है, और एक बार तो बच्चे को देखना जरूरी है। तो आप उसको यहाँ ले आइए, अभी यहाँ पर पारस हॉस्पिटल में, यहाँ पे हमारे सीटी स्कैन वगैरह पे भी अप टू 40 to 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत आधुनिक मशीनें हैं, और कहाँ यहाँ पे पे सर? ले आइए कहाँ कानपुर पे में। सर? कानपुर में कहाँ पर? पारस हॉस्पिटल, कानपुर पारस में? गैस्ट्रो नहीं सर, पारस मैंने गैस्ट्रो बरेली से आज हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड, कानपुर, सिंहपुर बरेली चौराहे के से। कह रहे पास। थे आगरा में अच्छा अप्लाई सर। कराओ आगरा में। हाँ जी। कानपुर कौन जाए इतनी दूर? सर मैंने बरेली से आज अल्ट्रासाउंड कराया था, हाँ, तो उसमें कोई ऐसी बात आई नहीं, सब हर चीज नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड पे मैं वही समझा रहा हूँ हर सर, चीज आपको नॉर्मल है, ये अल्ट्रासाउंड। बताए डॉक्टर को मैंने दिखाया था अपनी। हम्म। नहीं तो वो अगर अल्ट्रासाउंड पे सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो एक सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, अगर बच्चे को इतना पेन है तो। यही समझा रहे हैं हम। आंतों को देखने के लिए बेस्ट नहीं। इन्वेस्टिगेशन, सबसे अच्छा जी। सही इन्वेस्टिगेशन सीटी जी स्कैन सर। होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं। अच्छा जी। हाँ, जी सर। अल्ट्रासाउंड में अंतड़ियों के बारे में नहीं पता चलता। अच्छा सर। हाँ जी। तो एक अच्छा सीटी स्कैन करवाएं, दवाई और पिला के, और डॉक्टर मॉनिटर। यहाँ पर दिखाया था, डॉक्टर साहब ये बता रहे थे ये गैस का दर्द हो सकता है, दर्द का, गैस का दर्द बता रहे थे। छोटे बच्चों में गैस नहीं बननी चाहिए ना। छोटे बच्चों में पथरी का दर्द हो सकता है, नहीं तो आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, हाँ। तो आंतों के बारे में सूजन है, जो भी है, आंतों को देखने के लिए अंदर से सबसे अच्छा तरीका सीटी स्कैन होता है। अच्छा सर। ठीक है जी। हेलो सर। हाँ जी, जी है नमस्कार सर राजेश जी, जी। बोलें। हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोलिए बोलिए राजेश जी, सुन पा रहे हैं। सर मेरे पेट में कब्ज और गैस ज्यादातर मात्रा में बनता है। मैंने बहुत सारी जगह की दवाइयां खा ली, मगर सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फायदा नहीं मिल पाता है। हाँ, वो आपका टेस्ट, क्या क्या टेस्ट हुए हैं आपके? टेस्ट सर मैंने मतलब पेट का अल्ट्रासाउंड भी कराया, हम्म। और प्लस उसमें भी कुछ भी नहीं आया। प्लस और भी दवा, जैसे डॉक्टर ने अलीगढ़ में गया था तो अलीगढ़ में उन लोगों ने दवा दी थी, दवा खाते हैं तो आराम रहता है, बाकी दवा बंद कर दी तो उसके बाद फिर वही हालत। तो वही मुझे लग रहा है कि आपको जैसे आईबीएस हो रहा है, जैसे हमने बताया, बार बार कब्ज हो जाना, पेट खराब रहना, पेट फूलते रहना, तो वो एक वो चीजें होती है कि उसको और थोड़ा इवेल्युएट करना चाहिए। हो सकता है आपको एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़े,
तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं आपको, एक बार चेकअप करेंगे। और हो सकता है आपको स्टूल का टेस्ट वगैरह भी कराना पड़े, तो मल और सर वगैरह का उस टेस्ट। मगर सर उसमें नजला भी बहुत जल्दी होता है, मेरे को महीने में 2 बार हो जाता है। हाँ, तो वही हमें भी वही आपको समझा रहे हैं ना, कि जैसे अभी आपको बताया कि आपका पेट, अगर पेट से बीमारी शुरू हो रही है तो पूरे शरीर को पकड़ सकती और प्लस मेरे शरीर में सर जी, पेट में, हाथ में, हर जगह मतलब गांठें बनी हुई हैं, गांठें बन चुकी हैं। है। तो एक बार आपको आना पड़ेगा सर हॉस्पिटल। मगर गांठों में दर्द नहीं होता है अगर उन्हें हाँ दबाने कोई पर नहीं, भी। आप आके एक बार दिखा दीजिए, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, नमस्ते। ये मुजीब रहमान जी पूछना चाह रहे थे पहले। हेलो। हेलो। नमस्ते सर जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम। जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं आपसे सर हाँ हाँ बोलिए प्रदीप जी। मैं सर यही पूछना चाहूंगा, ये बीपी हाई और कम होना, इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, जैसे शुगर है ना, वैसे ही बीपी की दवाई होती है, उससे बीपी को कंट्रोल, नियंत्रण में ही रखना होता है। लेकिन उसका अच्छा जी। कारण क्या है बीपी बढ़ने का, वो जानना जरूरी है। अक्सर लोग अपने मर्जी से बीपी की दवाइयां खा लेते हैं, केमिस्ट से जाके लोग बीपी की दवाई भी ले लेते हैं। तो पता चलता है कि उनके गुर्दे के अंदर से कुछ दिक्कत शुरू हुई है, क्योंकि बीपी का लक्षण एक लक्षण है, बीपी बीमारी जी का लक्षण भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं, जी बीमारी जी कुछ और है लेकिन उसका पहला लक्षण बीपी बढ़ना है। जी तो उसकी जांच तो लोग, हमारे देश में यही तो एक हमारे को समझ नहीं आता कि आज इंटरनेट है लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह तो देखते रहते हैं, ये नहीं समझते हैं लोग कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रख ले। आज जी आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हाँ, बीपी क्यों होता है, बीपी होने के कारण बहुत सारे हैं। वो आप जी इंटरनेट पे पढ़ के कंफ्यूज ही होंगे, लेकिन हाँ, इंटरनेट पे आप एक ढंग के डॉक्टर का पता तो निकाल सकते हैं ना कम से कम। जी जी जी। वो तो लोग करेंगे नहीं, उसके लिए जाके ओके पैसा सर। खर्चा करते नहीं है अपने स्वास्थ्य के लिए, है ना। एक ही जी चीज है जो आपके साथ, शरीर ही है जो आपके साथ प्रदीप जी आखिरी सांस तक चलेगा। उसके बाद तो और तो कोई आपके साथ रहेगा नहीं, सब लोग छोड़ देंगे, शरीर ही नहीं ओके राइट छोड़ेगा सर। आपको। कभी हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कभी किसी को जी सुना है बोलते हुए शरीर ने उनको छोड़ दिया? नहीं नहीं बोलते छोड़ा ना। सर, नहीं छोड़ा। तो नहीं बोलते डॉक्टर ना, साहब। हमने ओके। शरीर, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर नहीं जी। छोड़ता आपको, आप शरीर को छोड़ते हैं। तो अपने शरीर ओके का सर। ध्यान रखें और आके मिले। जी मैं इसलिए पूछ रहा था कि मेरे पापा जी को तो बीपी हाई होता है, मम्मी को लो होता है, मैं उनके लिए पूछ रहा था सर। हाँ, तो जो भी कारण है, लो बीपी कोई बीमारी नहीं होती। लो बीपी पानी की कमी की वजह से होता है और नमक की कमी की वजह से होता है। हाई अच्छा बीपी जी। डेफिनेटली एक बीमारी है जिसके लिए रेगुलर चेक होना चाहिए। और अगर आपके फादर साहब को है, और उनकी एज कितनी है? उनकी एज करीब पहुंच गई है, 70 के करीब होगी। हाँ, तो फिर हार्ट का इको वगैरह टेस्ट होने चाहिए, ताकि जान पाए कि बीमारी किस कारण से हो रही है। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है ठीक सर, है जी, धन्यवाद, नमस्ते डॉक्टर चलिए, साहब। ओके। सर मैंने हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन? नमस्ते जी सर। क्या नाम मुझे सर मुझे आपका? बोल मुझे बोल रहा था। हाँ मुजीबुर जी, आप बोलिए, हाँ बताएं। सर सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को ना एक्चुअली बीपी बीपी बढ़ता है मेरा। हम्म। गैस बनती है मेरे। नहीं, तो बीपी बढ़ता है, गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, नहीं सर। मुंह में खट्टा पानी आना, छाती के बीच नहीं में दर्द होना, पानी पुनी नहीं आता सर खट्टा। गैस बनती है ज्यादा। अल्ट्रासाउंड हुआ जी। पेट का? पेट का अल्ट्रासाउंड नहीं कराया सर मैंने। मैं तो एक खाली पेट ठीक है। अच्छा सी जगह से एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराइए और आके एक ठीक बार है। मिलें। उससे फिर और आइडिया लगेगा कि हाँ क्या कर सकते हैं, और ज्यादा रहेगा तो हो सकता है एक सीटी स्कैन भी कराना पड़े। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली यहाँ पंचकुला रहता है ना, चंडीगढ़ पंचकुला। हाँ। चंडीगढ़ पंचकुला रहता है ना सर। हाँ तो ठीक है, दिल्ली आ जाइए दिखाने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, दिल्ली आ ये जाइएगा, एड्रेस दिल्ली में आप हमसे मिल पेट सकते का हैं, दिल्ली भी, पेट हम दिल्ली पेट में का भी होते हैं। अल्ट्रासाउंड कलर कराना के वैसे कराना सिंपली? नहीं नहीं, अच्छा क्वालिटी का अल्ट्रासाउंड, कलर अल्ट्रासाउंड ही होता है, उसे कलर अल्ट्रासाउंड आप देसी भाषा में बोलते जी जी जी। हैं। हाँ जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस। हाँ जी, नेक्स्ट।
हाँ दुर्गेश कुमार जी बोलिए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते दुर्गेश जी बोलिए। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मैं कोई काम करूँ ना हाँ तो थोड़ी बहुत तो याद रहेगी उसकी काम की, पर उसकी मैं भूल जाता हूँ उसको। अच्छा, आपकी उम्र हाँ, कितनी है? उम्र है 23 साल की करीब। 23 साल। 23 साल। फोन कितना देखते हो? फोन तो बहुत कम चलाते हैं। अच्छा, फोन कम चलाते हो तो अच्छी बात है। आधे लोगों ने अपना दिमाग तो फोन में ही लगा रखा होता तो काम में दिमाग लगता नहीं है ना। नहीं, फोन तो बहुत कम हेलो। चलाते हैं। बाइक मैकेनिक का ही काम करते हैं, ये बाइक का ही बस उसी में ध्यान रहता है ज्यादातर। ठीक है, अगर ज्यादा ऐसा रहता है और कभी कभी आप भूल जाते हैं तो एक आपको इंटरनल मेडिसिन या न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि काम करते करते भूल जाने का लक्षण एक होता है कि एक तरीके का मिर्गी के दौरे होते हैं, लेकिन आपको अच्छा जी। पता भी नहीं चलता कि दौरे पड़ रहे हैं। ये बच्चों में भी हाँ पाए जाते हैं। जब बच्चे स्कूल में बैठे रहते हैं, टीचर कहती है कि माँ बाप को ये बस ऐसा लगता है देख रहा है बोर्ड को, लेकिन कुछ इसके दिमाग में जान नहीं रहा होता। हाँ कुछ जी देर बाद जी। बच्चा फिर जग जाता है कि हाँ क्या बोली। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि बेहोश होता है और हर बार मुंह से झाग निकले मिर्गी के दौरे जैसा। कभी कभी ये लक्षण उसकी वजह से भी होते हैं जैसे हम बता रहे हैं। तो वो जी आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए जो दिमाग रोग विशेषज्ञ हैं। तो वो सारी जी। चीजें सारे हमारे इतना 450 बेड का हॉस्पिटल पहली बार कानपुर और इस एरिया में खुला है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। आप इस एरिया में ऐसा कहीं और हॉस्पिटल नहीं है आपके पास। जी आप पारस यश कोठारी हॉस्पिटल गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। जी। वहाँ पे आप देख, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। आप यहाँ आए तो आप ये और ये हम हाँ सर। जी। हाँ जी। आना कहाँ पड़ेगा सर? कानपुर कानपुर। कानपुर। कानपुर तो हाँ, बहुत लंबा पड़ेगा हमारे लिए। आप कहाँ रहते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। तो दिल्ली आ जाओ फिर। हाँ, दिल्ली तो नजदीक पड़ेगा कानपुर से। हाँ तो आप दिल्ली आ सकते हैं, कोई दिक्कत सर दिल्ली, दिल्ली किस जगह आना है? नहीं। आप हमारा इनको हम बता देंगे, आप क्लिनिक में आके दिखा सकते हैं, वहां से आगे फिर आपको गाइड कर देंगे। ठीक ठीक, ओके सर। हाँ जी। आप इनसे हमारे अपने उनसे बात कर लीजिए, हमारा नंबर ले लीजिएगा। ठीक। आप दिखा सकते नमस्ते सर। हैं। नमस्ते। एनीबडी एल्स, और कोई लास्ट फ्यू क्वेश्चंस? आई थिंक एक पूरा घंटा हो गया है। अंजलि फ्रॉम डिजी स्वास्थ्य। हाँ जी। हाँ सर, हेलो सर। कोई और जन का क्वेश्चन है क्या? कोई और मैकेनिक भाई यारू पूछ रहे थे? यारू भाई ने माइक म्यूट किया, अनम्यूट किया है, तो एक बार अरे न, मेरे ख्याल में पूछना नहीं चाह रहा नहीं है। सर, नहीं वही सुन रहे हैं। ओके, कोई मैकेनिक भाई क्वेश्चन चैट में डाले हुए थे कि मुंह में बहुत ज्यादा छाले पड़ जाते हैं। हम्म। वो अवेलेबल है अभी? क्या नाम से? किन्होंने डाला था क्वेश्चन? सर वो नाम थोड़ी सी देख नहीं पाई थी, बट चैट में आया था वो क्वेश्चन। अच्छा, कोई और हाँ जन तो है जिन लोग क्वेश्चन है? और हाँ कोई नहीं है। तो जी राजेश जी कुछ पूछ रहे हैं क्या अभी फिर से? सर मैं वो बोला था और कुछ नहीं है, मगर मैं डॉक्टर से पूछ रहा था। कल सुबह सुबह को जब जगते हैं, जागने के समय सुबह 6 बजे करीब से कंपन सी हो जाती है शरीर में कभी कभी। अच्छा, लोडिंग और क्या तकलीफ होती है? ओके, पर म्यूट कर लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपने सुना ये सवाल कि कह रहे हैं कि सुबह उठते ही मुझे शरीर में वाइब्रेट होता है थोड़ा सा, शरीर मेरा। कंपन सी होती है? हाँ जी हाँ हाँ, अच्छा। कंपन सी। तो ये सारा टाइम रहती है, कभी कभी होती है? नहीं, वो सारा टाइम तो नहीं रहती है, मगर सुबह में जगता हूँ तो कभी कभी बीच में हो जाता है, कंपन हो जाता है शरीर में, जैसे अपने आप को जैसे महसूस होता है कि कम हाथ कम कम कप कप कपाना। जैसे कोई भी ये अभी रेगुलर हुआ है करीब 4
से 3 साल से हुआ है मेरे लिए, 4 से अच्छा 3 साल तक। आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? है सर, मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं? शाकाहारी हूँ सर। मैं आज तक मैंने मांसाहारी हूँ तो कोई अंडे भी तो तक होता क्या खाता है, नहीं जो हूँ। प्योर शाकाहारी लोग होते हैं ना, उनमें ये हाँ दिक्कत आती है कि उनमें कुछ विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में। तो जैसे विटामिन B12 होता है, D3 होता है, ये जो हमारी नाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। साथ में अगर आपको कोई और बीमारी है, डायबिटीज वगैरह, उससे भी ये नाड़ियों के अंदर दिक्कत होती है, तो कंपन वगैरह मच सकती है। तो आपको आपका एक होल बॉडी पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह करवाइए कि जाने कि आपको और क्या तकलीफ है। इसके अलावा और कोई तकलीफ होती है उस टाइम सर जब जी, कंपन मचती है? हॉल बॉडी तो मैंने कराई थी। हॉल बॉडी में तो सर जी वो कुछ नहीं आया था, उसमें तो नॉर्मली भी इसे बताया था डॉक्टर साहब ने। यहाँ हमारे NAPP न्यू कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सर जी एक मैकेनिकल का काम किया था, तो उसमें हॉल बॉडी होती है पहले, बगैर हॉल बॉडी के उसमें सर काम नहीं मिलता है। होल बॉडी में आपका विटामिन B12 लेवल और D3 और कैल्शियम, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। कि ये जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं नस पे नस चढ़ गई, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना, और हाँ ऐंठन आ जाना, और पैर हाथ पांव सो जाते हैं जी, तो अटक हाँ जाते हैं। ये सब विटामिन B12, D3 और कैल्शियम, ये तीन चीजों की वजह से बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक सर। तो ये चेक जरूर कराएं। ठीक है सर, हम्म, कराऊंगा। नमस्कार। और ओके। कोई? मे भी अभी तो कोई नहीं होगा, शायद सभी के सवाल खत्म हो गए होंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का कि आप सभी ने चलिए। दिया और सभी ने भागीदारी निभाई यहाँ पे। और मैं भी उम्मीद करता हूँ सभी को ये सत्र, जो भी बीमारियों के बारे में जो भी हमारी बातचीत हुई है, सभी को बहुत पसंद आया होगा एंड समझ में भी अच्छे से आया होगा। एंड एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया लोगों को, जो चलिए, उनको ओके। पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो ओके। यही हम ट्रेनिंग को, इस सेशन को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू नमस्कार। सर, आप सबको थैंक यू सर। स्वस्थ थैंक यू रहें सो मच सर। और खुश रहें। गॉड थैंक ब्लेस। यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर